नमस्कार दोस्तों, भारतवर्ष में आप सभी का स्वागत। और आज का ये वीडियो एक बुक लॉन्च करी है एक हमारे बहुत ही दानिश्वर सम्माननीय कांग्रेस के एक नेताजी है सलमान खुर्शीद जी। उनकी एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है द सनराइज ओवर अयोध्या, द नेशनहुड ऑफ आवर टाइम्स। ये जो दानिश्वर हैं, पहले इनका एक छोटी सी क्लिपिंग देखते हैं कि पहले इन्होंने जो इस्लामिक आतंकवादी थे बाटला हाउस कांड के अंदर, उसके बारे में ये क्या बात कर रहे हैं एक सभा के अंदर, वो क्लिपिंग देखते हैं। उसके बाद ये वीडियो शुरू करते हैं। ये क्लिपिंग आपके लिए। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात। वीडियो क्लिपिंग देखिए मित्रों। ये वीडियो क्लिपिंग एक बहुत ही सो कॉल्ड दानिश्वर, एक ज्ञानी पुरुष, जिसको एक भारत का बहुत बड़ा वर्ग, चाहे वो मीडिया का वर्ग हो या नेताओं का वर्ग हो, बहुत दानिश्वर मानता है, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन मानता है। ये उनका वीडियो क्लिपिंग है जब बाटला हाउस कांड के अंदर, जब इनके हिसाब से छोटे छोटे बच्चे जो जिहादी मानसिकता से प्रेरित भारत के अंदर जिहाद करते हैं, आतंकवाद करते हैं, तब ये संदेश जाके देते हैं अपने लीडर को, मैडम सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी जी के तुरंत आंसू निकलने लगते हैं आंखों से आतंकवादियों के लिए। आज इनकी एक बुक रिलीज होती है, द राइजिंग सन ओवर अयोध्या। ये टाइटल तो मित्रों हम सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि अयोध्या का सूर्योदय, एक नया सूर्योदय। और कुछ शुरुआती पन्नों में तो इन्होंने कोर्ट के डिसीजन को सराहा है, लेकिन जैसे जैसे इस बुक के अंदर जाते हैं तो इनका असराफ बाहर आता हुआ पूरा दिखता है। इनका इस्लामिक माइंडसेट, इनका जिहादी माइंडसेट धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाता है। और जब ये एक चैप्टर पे पहुंचते हैं, जिस चैप्टर का नाम है सैफरन स्काई, भगवा आसमान, उस चैप्टर में पेज नंबर 113 में ये भाई साहब हिंदुत्व की तुलना, आपको विश्वास नहीं होगा, हिंदुत्व की तुलना करते हैं बोको हराम, आईएस जैसे खूंखार नृशंस आतंकवादी संगठनों से। तब इनकी मानसिकता का एहसास हम सभी भारतीयों को होता है मित्रों। इनका ओरिजिनल रंग तब दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब ये तुलना करते हैं बोको हराम की, तो हमें बोको हराम के बारे में मालूम होना चाहिए थोड़ा सा मित्रों। बोको हराम एक संगठन है नाइजीरिया का, जो शरिया कानूनों को वहाँ पर लागू करना चाहता है, और उसको लागू करने के लिए एक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के हिसाब से लगभग 3.5 लाख हत्याएं कर चुका है वो नाइजीरिया में। चाहे उसमें छोटे छोटे बच्चे हों, चाहे बच्चियों का अपहरण, उसके बाद उनकी बलात्कार, उनकी हत्या करना, लोगों की गर्दनें काटना, लोगों के साथ नृशंस जानवरों से भी बदतर व्यवहार करना, ये उस संगठन का चरित्र है बोको हराम का। और आईएस के बारे में हम सभी मित्रों मीडिया में थोड़ा बहुत सुनते हैं, जानते हैं। वो सीरिया में कैसे इस्लामिक राज्य स्थापित करने के लिए, वहाबिज़म सलाफिज़म नाफिज करने के लिए कैसे लोगों की हत्याएं करता है, लोगों को बमों से उड़ाता है, ह्यूमन बम बनाता है। चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो और देशों के अंदर टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हो, ये दोनों संगठन उसमें इन्वॉल्व हैं। ये सभी हम भारतीयों को पता है। ये उन दोनों संगठनों की तुलना हिंदुत्व से कर रहा है इस पुस्तक के अंदर।
आप समझिए इस व्यक्ति की मानसिकता को और इस पार्टी के चरित्र को, जो अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी बोलती थी, आज उसका चरित्र का क्षरण होते होते आज वो इस्लामिक पार्टी बन के रह गई है मित्रों। इसके पीछे कोई भी लॉजिकल चीज नहीं है। क्या सलमान खुर्शीद बोको हराम की तरह एक भी भारत के अंदर हिंदुओं द्वारा करा हुआ कृत्य बता सकते हैं? वो नहीं बता सकते। विश्व के अंदर कभी कोई कृत्य बता सकते हैं? नहीं बता सकते। जब कश्मीरी पंडितों को 90s के अंदर इस्लाम के नाम पे मस्जिदों से लाउडस्पीकर के द्वारा घोषणा करी गई कि अगर आप नहीं भागोगे तो आपकी गर्दनें काट दी जाएंगी, आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार होगा, रातों रात 3.5-4 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से इस्लाम के नाम पे भागा, तो क्या कश्मीरी पंडित ने हथियार उठा लिए? क्या कश्मीरी पंडित ने लोगों की गर्दनें काटना शुरू कर दी? आज पूरा देश इस सलमान खुर्शीद से और इस कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता है कि ये जो आपका स्टेटमेंट आपने अपनी बुक में लिखा है, इसकी सफाई आपको तो इस देश को देनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो कृत्य है, इसके पीछे कांग्रेस के जो सुप्रीमो हो, चूँकि ये पार्टी एक ही परिवार से ही चलती है, उसके नीचे सब जो जितना भी चेन है वो उनके चापलूसों की चेन ही दिखती है। इस किताब का विमोचन ऐसे समय पे होता है जब भारत के 5 राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस पुस्तक का विमोचन ऐसे समय पे होना तो ये बताता है कि इसमें गांधी परिवार की स्वीकृति भी है। चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, इन सब की स्वीकृति है इस विमोचन में। चूँकि जो दिख रहा है, पिछले कुछ इंसिडेंट जैसे हुए, जैसे एक ओम प्रकाश राजभर जी हैं जिन्होंने अभी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, उनका बनारस में उनका एक वक्तव्य है जिसके अनुसार उन्होंने बोला, अगर जिन्ना पहला प्रधानमंत्री होते तो देश का विभाजन नहीं होता। अब ये मानसिकता है ओम प्रकाश राजभर की, और उन्होंने जिस पार्टी के साथ समझौता किया है वो है समाजवादी पार्टी, जिसके सर्वा जो हैं वो हैं अखिलेश यादव। उनका स्टेटमेंट आप देखिए, उनका जिन्ना प्रेम देखिए, जिन्ना समर्पण देखिए। वो तुलना करते हैं सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना की कि ये तीनों एक ही संस्थान से पढ़े हुए हैं, तीनों बैरिस्टर हैं और तीनों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। तो ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता जिन्ना प्रेमियों की, और आज सलमान खुर्शीद की जो बुक में जो स्टेटमेंट है, ये सब मानसिकता मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ हमको लेके जाती है, क्योंकि इलेक्शन पास में हमें दिख रहे हैं। आप सरदार पटेल जिन्होंने 500 प्लस प्रिंसली स्टेट को जोड़ के आज का जो भारत है उसका निर्माण किया, और जिन्ना जिसकी महत्वाकांक्षा के कारण, एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के कारण ये भारतवर्ष मजहब के नाम पे बटा, और उस बटने का जो परिणाम हुआ, एक आंकड़े के हिसाब से लगभग 10 लाख लोगों की हत्या हुई और करोड़ों लोग, दसियों करोड़ लोग विस्थापित हुए। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? अखिलेश यादव को इतना तो इतिहास पता होगा, इसका जिम्मेदार जिन्ना है। लेकिन बहुत प्रेम से, बहुत स्मार्टली वो जिन्ना को सरदार पटेल के बराबर बता देते हैं। उनको लगता है ये देश समझेगा नहीं। तो ये एक होड़ है, और इस होड़ में केवल मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण, मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने की होड़ दिख रही है। ये कौन सा चुनाव है मित्रों? ये कौन सा इलेक्शन है? ये कौन सी जीत इनको मिलेगी इस कीमत पे कि ये लोग जिन्ना को सरदार पटेल के बराबर बताएं, जिन्ना को पहला प्रधानमंत्री बनाने की
की बात करते हुए दिखें। ये सलमान खुर्शीद हिंदुत्व की तुलना बोको हराम, ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ करे, तो आज की तारीख में मित्रों हम सभी भारतीयों की, इंडियंस की मेमोरी बहुत अच्छी हो गई है। हम पुरानी चीज़ों को भी याद रखते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आप सभी लोगों को पुरानी चीज़ें याद कराने की मेरी कोशिश है कि ये पहले क्या बोलते रहे हैं और आज या क्या कृत्य कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को सामूहिकता में देख के ही हम कुछ भी डिसाइड करें आने वाले कालखंड में। एक छोटी सी क्लिपिंग और है, अगर आप बोलें तो मैं उसको भी आपको दिखाता हूँ। इस पुस्तक का विमोचन हो रहा था, तो एक हमारे बड़े बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह, और उस मंच में 3 बड़े नेता थे। एक तो सलमान खुर्शीद जी खुद उपस्थित थे, एक पी चिदम्बरम की उपस्थिति वहाँ पर थी, और तीसरी दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह का जो एक छोटा सा क्लिपिंग है स्टेटमेंट का, वो बता रहे थे कि भारत में इस्लाम आया, तो इस्लाम जब भारत में आया तो उसने भारत को अपना लिया। तो माननीय दिग्विजय सिंह से कोई ये पूछे, गुरु तेग बहादुर ने जब अपनी दिल्ली के दरबार में इस्लामिक शासक ने जब उनकी गर्दन काट दी, तो वो क्या था भाई? गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों का जो सर्वोच्च बलिदान है, 2 बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को चिनवा दिया था इन मुगलों ने, इन इस्लामिक शासकों ने। तो उसके बारे में कौन बताएगा भाई? इन लोगों का, दिग्विजय सिंह और ये गांधी फैमिली और ये जो इनके जो चाटुकार इतिहासकार हैं, इन्होंने मुगलों को इतना बड़ा स्थान दिया हुआ है इतिहास के अंदर। आज भी वो मुगलों से प्यार दिग्विजय सिंह का जा नहीं रहा है। तो आप ये वीडियो देखिए और फिर तय करिए कि ये लोग कौन हैं, इनका चरित्र क्या है, और ये कैसे हम सभी को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और हम सभी को छलते हैं, और हमको हीन भावना से भर के हमारे धर्म को कैसे विश्व के अंदर, भारतवर्ष के अंदर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, ये पहले भी हो चुका है। 2011 में जब मुंबई के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था, तो यही दिग्विजय सिंह एक पुस्तक का विमोचन कर रहे थे, और भगवा आतंकवाद की पूरी रचना अपने चाटुकार पत्रकारों के साथ, अपने चाटुकार इतिहासकारों के साथ मिलकर इन्होंने भगवा आतंकवाद की पूरी रचना रच ली थी। ये तो कहिए हमारा सौभाग्य है भारतीयों का कि उस कालखंड में कसाब जिंदा पकड़ लिया गया, तो ये अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाए। चलिए ये वीडियो क्लिपिंग देखते हैं। ये वीडियो क्लिपिंग आपके लिए। 8वीं सदी में इस्लाम आया, लेकिन यहां आकर उन्होंने इस देश के संस्कार, संस्कृति और यहां की जो माहौल था उसमें अपने आप को शामिल कर लिया। जो एक इस देश में सूफीज्म का जो ग्रोथ हुआ, वो भारत के देश से ही निकला, जिसने कि गंगा जमनी संस्कृति को एक किया और इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने का प्रयास किया। आज कहा जाता कि हिंदू धर्म खतरे में है। अरे जनाब, 500 साल के मुगलों और मुसलमानों के राज में हिंदू धर्म को कुछ नहीं बिगड़ा, कोई खतरा नहीं हुआ। ईसाइयों के राज, 150 साल के राज में हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब हिंदू धर्म को खतरा किस बात का? माननीय दिग्विजय सिंह की ये क्लिपिंग आपने देखी। ये मुगलों को महिमा मंडित करने के कार्यक्रम में आज भी हैं। जैसे हमें सभी को विदित है, जो हमारे बाल काल के अंदर जो पाठ्यक्रम था उसके अंदर मुगलों को महिमा मंडित किया जा रहा था, जबकि हमारे जो वीर पुरुष थे उनको इतिहास के अंदर वो स्थान नहीं दिया गया जो उनको मिलना चाहिए था। लेकिन ये व्यक्ति आज भी मुगलों का चाटुकार और मुगलों को महिमा मंडित कर रहा है।
इस वीडियो में। और दूसरा, ये जिस सूफिज़म की बात कर रहा है उसी सूफिज़म के चलते ही कश्मीर में इस्लाम का जो चरित्र है वो सूफिज़म माना जाता है। उसी सूफिज़म के चलते 3.5 से 4 लाख कश्मीरों पंडितों को जिहाद के नाम पे, इस्लाम के नाम पे धमका के, डरा के, मार के, हत्याएं करके भगाया गया। उस सूफिज़म को ये कैसे महिमामंडित कर रहा है इस मंच के अंदर, आप सभी लोग मित्रों देखिए। ये इन लोगों का चरित्र, असली चरित्र जानने की ज़रूरत है हम सभी भारतीयों को मित्रों आज की तारीख में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपको शेयर करें, ये चैनल का कंटेंट आपको पसंद है तो सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।